स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग शैक्षिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम किया था, गांधी जी कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा से संबंधित उद्देश्य क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि उनका जो एक जीवन दर्शन था, या यूँ कहा जाए कि उनकी जो दार्शनिक विचारधारा थी, उसमें हमने 3 बातों पर किया था। पहला था कि स्वतंत्रता की संकल्पना, स्वतंत्रता की संकल्पना, फिर नियम और स्वतंत्रता, नियम और स्वतंत्रता। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास। इन चीजों में थोड़ी सी वापस ध्यान केंद्रित कर देते कि स्वतंत्रता की संकल्पना की वे स्वतंत्रता पर अधिक विश्वास रखते थे, क्योंकि जैसे उनका जो उनके अपने जीवन का जो अनुभव था, वो एक तरह से कहा जाए कि कठोर अनुशासन वाला था, क्योंकि एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखते थे। तो ऐसे में जो एक धनाढ्य परिवार या संपन्न वर्ग के परिवारों में जो बच्चों की परवरिश जो सेवकों के माध्यम से होती थी, तो उनकी परवरिश में कोई इससे अलग नहीं थी, सेवकों के माध्यम से। और ऐसे में सेवकों के द्वारा जो उनका पालन पोषण किया जाता था, उनको ध्यान रखा जाता था, वो एक परिवार के जो कड़े नियम थे, उनसे उन्हीं के दायरे में रहकर उनको उनका पालन पोषण होता था। तो ये जो कठोर बंधन थे, वो उन्हें एक तरह से जेल लगते थे। यही तो इस वजह से वो विद्यालय में गए कि शायद वहाँ स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन वहाँ का वातावरण भी उससे कोई अलग नहीं था। तो उन्हें इस चीज़ का अनुभव हुआ कि जो चीज़ें मैं, क्योंकि पारिवारिक दृष्टिकोण से एक तरफ से वो संपन्न थे, दूसरी तरफ से शैक्षिक दृष्टिकोण से बड़े, मतलब कि ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिवार के सभी सदस्यों में जो है ज्ञान का स्तर बहुत उच्च स्तर का था। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ परिवार में भी उपस्थित थे, और ऐसे में बाहरी विशेषज्ञ या बाहर के जो विद्वान हैं, उनका भी परिवार में आना जाना बना रहता था। तो ऐसे में उनके आपसी चर्चा, उनके विचार विमर्शों को सुनने का बालक को, रविंद्रनाथ जो बालक अवस्था में था, उस समय उन्हें उन सबको सुनने और समझने का अवसर मिलता था। तो उससे उन्हें महसूस हुआ कि जिस चीज़ को मैंने चाहा, वो चीज़ मैं अपनी इच्छा से सुन समझ रहा हूँ। तो बंधन युक्त वातावरण में हम कैसे सीख सकता हूँ, यही चीज़ थी। और यही अनुभव हुआ कि उन्होंने स्वतंत्रता की संकल्पना को अपने जीवन का आदर्श बनाया कि अगर बालकों को सूरज सिखाना चाहते हो तो उसे स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। उसे प्रकृति की गोद में, प्रकृति के माध्यम से वो जो चाहता है उसके अनुरूप उसे सीखने के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा न होकर बाल केंद्रित शिक्षा पर एक तरह से कहा जाए बल। फिर नियम और स्वतंत्रता। कठोर बंधनों, कठोर नियमों के अंतर्गत रहकर बालक कभी कुछ नहीं सीख सकता है। एक स्वतंत्र वातावरण नियम हो, लेकिन ऐसे जो कि बालक की स्वतंत्रता को आघात न पहुंचे या बालक की स्वतंत्रता को समाप्त न कर दे। इस तरह के नियमों के माध्यम से नियमबद्ध स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे कि बालक स्वतंत्र रहकर और किसी भी ज्ञान को, शिक्षा को या किसी भी चीज को आसानी से सीख समझ सकता है। फिर ईश्वरीय सत्ता में विश्वास था, क्योंकि भारतीय संस्कृति उनके रग में बसी थी, उससे वे अलग नहीं थे। इसीलिए ईश्वरीय आदर्शवाद के समर्थक भी थे कि वे ईश्वरीय सत्ता, अंतिम सत्य जो है ईश्वर को मानते थे, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे।
निश्चित है कि जो उनका जीवन दर्शन है वो शिक्षा पर भी उसी प्रकार से प्रभावित करे। तो इसी आधार पर उनका शिक्षा का जो संकल्पना थी वो हमारे सामने, क्योंकि हम आज द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्व भारती संस्थाओं को देखते हैं जो कि शिक्षा के प्रति उनके समर्पण और शिक्षा के प्रति उनकी क्या विचारधारा थी उसका जीवन उदाहरण हम देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है हम इसके बारे में समझेंगे। शिक्षा के उद्देश्य, तो रविंद्रनाथ टैगोर निश्चित है कि वो एक शिक्षा को निश्चित उद्देश्यों, क्योंकि कोई भी कार्य उद्देश्य के बिना संभव नहीं है, तो टैगोर के भी जो शिक्षा दर्शन था, शिक्षा संबंधित विचार थे, उसमें उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। और हमारे सामने इस रूप में पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, ये शिक्षा द्वारा जो बालक का उचित शारीरिक विकास कर सके, क्योंकि अगर शिक्षा में बहुत अधिक तनाव है, बहुत अधिक नियमों के आधार पर एक भय युक्त वातावरण है, तो ऐसे में बालक का हर तरह से विकास प्रभावित होता है, क्योंकि तनाव भय का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है जो उसके शारीरिक विकास में बाधा उपस्थित कर। दूसरी चीज, बालक को ये कहा जाए कि शिक्षा के खेल के माध्यम से शिक्षा है, विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र वातावरण में रहकर शिक्षा अर्जित करने का जब बालक को अवसर मिलता है तो शारीरिक क्रियाएं निरंतर रूप से चलती हैं, और ये शारीरिक क्रियाएं शरीर को एक तरह से ऊर्जा प्रदान करता है निरंतर रूप से, तो निश्चित है कि वह उसके शारीरिक विकास के लिए बहुत लाभकारी है। इसीलिए जो शिक्षा का जो उद्देश्य था उनका वो ये था कि केवल बौद्धिक विकास ही नहीं करना है, केवल बौद्धिक रूप से बालक को सक्षम नहीं बनाना है, उसका विकास नहीं करना है, बल्कि बौद्धिक के साथ में उसका शारीरिक विकास भी हो सके, वही शिक्षा अच्छी शिक्षा मानी गई है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, या शिक्षा को हम इस तरह से स्वरूप इसका संरचना निर्माण करें इसके पाठ्यक्रम का जिसमें कि बालक के शारीरिक विकास संभव। दूसरी बात आती है मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब वह शिक्षा जो बालक का मानसिक विकास न कर सके, केवल उसको रटत विद्या के आधार पर रट कर किसी भी चीज को अर्जित कर ले रहा है या उसके परिणाम उसको दिखाई दे रहे हैं, तो वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह जो उसने जो कुछ सीखा है उसको भिन्न परिस्थितियों में सीखकर, जिस एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को वो सहजता सरलता से आसानी से भिन्न परिस्थितियों में जब उसका उपयोग करना आ जाता है तो ही वह शिक्षा उसके लिए उपयोगी है। और किसी भी शिक्षा को सीखने के लिए आवश्यक है कि वह और कि कोई भी कहना चाहिए व्यवहारिक उपयोग में तभी ला पाएगा बालक जब वह उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तार्किक चिंतनात्मक अंतर्ज्ञान के आधार पर उस चीज को समझ पाए। तो ये कब संभव होगा जब उसका मानसिक विकास हो। मानसिक विकास यानी कि बालक के हर प्रकार से उसका मानसिक विकास हो, केवल ज्ञान अर्जित बौद्धिक रूप से उसको विकास की पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि बौद्धिक रूप में तो वो किसी भी चीज को रट कर याद रख सकता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाकर और किसी भी चीज को रट कर अपने साथ याद रख सकता है। लेकिन रटा हुआ ज्ञान सिर्फ एक ही परिस्थिति, एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम चीज रट कर लिखते हैं या बोलते हैं, तो रटे हुए जब हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसमें एक भी शब्द अगर हम भूल जाते हैं तो हम पीछे की सारी जो याद की गई विषय वस्तु है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर समझा हुआ होता है तो हम कहीं भी नहीं अटकते हैं। तो वो चीज कब होगी? जब आपका मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास नहीं। केवल बौद्धिक विकास में आप किसी भी चीज को समझकर और ज्ञान को याद रख सकते हो। यहाँ पर मानसिक विकास में तर्क करने की क्षमता आती है, विचार विमर्श करने की क्षमता आती है, आपका अपना दर्शन निर्बंध होता है। तो यहाँ पर चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। जब आपका तर्क चिंतन मनन आदि सभी प्रक्रियाओं को जब आप कर पाते हो उस तभी आप किसी चीज को
और ये चीज आपको उसके लिए आवश्यक है कि मानसिक विकास हो। शिक्षा जो बालक की समस्त इन क्षमताओं का विकास कर सके जो कि उसके मानसिक विकास का अंग है, तो शिक्षा वही लाभकारी। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का मानसिक विकास किया जाए। दूसरी बात, नेक्स्ट पार्ट इसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की जहां बात आती है तो यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का पाठ्यक्रम या शिक्षा का स्वरूप इस तरह से होना चाहिए कि जो बालक में नैतिक संस्कारों का स्वतः ही विकास करे। जैसे विभिन्न प्रेरणादायक व्यक्तित्व, बहुत प्रभावी और आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, उनके कार्यों के बारे में समझाया पढ़ाया जाए, जिससे कि बालक के नैतिक संस्कारों का विकास स्वतः ही हो जाए। क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के गुण, उनकी विशेषताओं के बारे में जब बालक सुनता पढ़ता है, उनकी प्रसिद्धि के कारण को जानता है, लोगों के प्रति उनके आदर सम्मान भाव को जब समझता है, तो उसमें भी एक प्रेरणा उत्पन्न होती है कि मुझे भी ऐसे ही संस्कार अपनाने हैं जिससे कि मुझे भी लोग उनकी तरह ही आदर सम्मान प्यार स्नेह आदि ममता प्रदान करें। तो ये चीजें क्या है कि ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित हो जो कि बालक को स्वतः ही प्रेरणा प्रदान कर सके और ऐसे में उनका अपना एक नैतिक विकास बालक कर सकता है। फिर आध्यात्मिक विकास, क्योंकि आध्यात्मिक विकास के साथ द्वारा ही हम नैतिक विकास कर सकते हैं। हम रामायण इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि भगवान श्री राम को एक कहना चाहिए कि एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंदर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को एक आदर्श और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने की समस्त प्रक्रिया उसमें समझाई बताई गई है। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें अपने नैतिक मूल्यों को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम में इसी तरह के विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालक में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। नेक्स्ट बात इसमें आती है समस्त शक्तियों का विकास। समस्त शक्तियों का विकास। समस्त शक्तियों का विकास यानी कि बालक में जितनी भी एक कहना चाहिए जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती है, जन्मजात गुण विद्यमान होते हैं, योग्यताएं विद्यमान होती हैं, उन सबका विकास करने का कार्य शिक्षा का होता है या शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए शिक्षा के लिए बहुत अनिवार्य है कि वह इस तरह का अपना स्वरूप निर्धारित करे या बालक को इस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए कि बालक की जितनी भी उसकी अपनी क्षमताएं योग्यताएं हैं उन सब का विकास हो सके। अब यहाँ पर उसका सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सभी क्षेत्रों में जहाँ भी उसकी जितनी भी क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं हैं, सामाजिक क्षमताएं हैं, आर्थिक सभी का विकास हो सके, वही शिक्षा उपयोगी और लाभकारी हो। अगली बात इसमें आती है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। समाज क्या है, समाज किस तरह के मूल्य चाहता है, किस तरह के नागरिक के गुणों, समाज अपने नागरिकों में किस तरह के गुणों को चाहता है, कैसे नैतिक संस्कारों को चाहता है, ये सब जो है शिक्षा के माध्यम से बालक तक हस्तांतरित होती है। यानी कि समाज क्या चाहता है, समाज की मांग क्या है, वो किस तरह के नागरिक चाहता है, तो शिक्षा वैसे ही नागरिकों का निर्माण करके और समाज को पुनः सौंपती है। क्योंकि जो बालक है वो उसी समाज से निकल आ रहा है जिस समाज में उसे वापस जाना है। तो एक तरह से कहा जाए कि विद्यालय एक उद्योग है जिसमें कि कच्चे माल के रूप में बालकों को विद्यालय में भेजा जाता है, जहां पर उसको शिक्षा के माध्यम से शिक्षक अच्छे गुण, नैतिक संस्कार, मूल्यों का विकास करके, कौशलों का विकास करके और पुनः समाज को लौटाता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि समाज के द्वारा उस बालक को स्वीकार तब किया जाएगा तब जब
करे या सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि समाज का विकास भी कभी जब होगा जब बालक अब एक विकासोन्मुख प्रवृत्ति को लेकर समाज के बीच में जाएगा और समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में वो सक्षम होगा। इसीलिए और वो कब होगा जब बालक में सामाजिक गुणों का विकास होगा, समाज को अपना समझेगा, अपने विकास के साथ समाज के विकास की विचारधारा रखेगा, तभी समाज राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसीलिए सामाजिक विकास को लेकर यह उद्देश्य शिक्षा का होगा कि बालक का सामाजिक विकास किया जाए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह राष्ट्र मेरा है, हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। राष्ट्र का हमारे विकास की जो अगर हम करेंगे तो निश्चित है कि राष्ट्र का विकास भी होगा। हमारी उन्नति का हम प्रयास करेंगे तो हमारी उन्नति के साथ राष्ट्र की उन्नति जुड़ेगी। ये चीज जब बालक के दिमाग में होगी तभी वह एक अपने साथ में संपूर्ण राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये राष्ट्र मेरा है, इसकी विकास के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए, अपना सहयोग किस प्रकार से दिया जाना चाहिए, केवल अपने ही नहीं राष्ट्र के समस्त नागरिकों को किस तरह से साथ में लेकर चलना है, उनके सहयोग के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये जब बातें सब एक व्यक्ति के दिमाग केवल मैं और मेरा जिसको हम कहते हैं कि स्वार्थ की जब भावना होती है, तो जिस व्यक्ति में स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सबके बारे में नहीं सोचता। तो इस प्रवृत्ति को का विलोप करना यानी कि उस प्रवृत्ति से बालक को दूर करके और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, नागरिकों की सेवा, सबके विकास के लिए सहयोग प्रदान करने की जब विचारधारा होगी वही राष्ट्र विकास कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रीयता के विकास के लिए भी शिक्षा का अपना उत्तरदायित्व है। यह शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक में राष्ट्रीयता का विकास किए। अंतिम बात जो उद्देश्य है आगे वो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास इसलिए क्योंकि हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड से अलग अपने राष्ट्र का अलग अस्तित्व स्थापित रखे और जीवित नहीं रह सकते। जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज से अलग होकर जीवित नहीं रह सकता है, वही स्थिति है कि हम संपूर्ण विश्व से अलग होकर नहीं अपना विकास कर सकते हैं और नहीं जीवन को सरल आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व के हर मतलब कहना चाहिए कि विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होना चाहिए। क्योंकि एक जगह के एक ही व्यक्ति की समस्त आवश्यकताएं एक ही स्थान पर पूर्ण नहीं होती, तो हमें निश्चित है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका सहयोग लेना होगा या सहयोग देना होगा। अपने विकास और अपनी उन्नति के लिए हमें दूसरों को आदर्श मतलब कहना चाहिए, दूसरों से प्रेरणा प्राप्त कर उनके विकास का, उनके कार्य करने के तरीकों को सीखना होगा। कहने का मतलब यह है कि हम अगर भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो निश्चित है कि हमें विकसित राष्ट्रों के या विकासशील राष्ट्रों के साथ में तालमेल स्थापित करना होगा, तभी हम उनकी तकनीकी को सीख समझ पाएंगे, अपनी तकनीकी को उन्हें सिखा समझा पाएंगे, जिससे कि एक तालमेल बनाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी इस समय कोविड-19 की इस महामारी में हर व्यक्ति कहना चाहिए कि हर छोटे से छोटा व्यक्ति तक भी वैक्सीन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि किस रोज ही वैक्सीन आए और हमको वो वैक्सीन मिले जिससे कि हम इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें। तो अब ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना अगर नहीं है तो जैसे हमने वैक्सीन बना ली तो हम किसी और को नहीं देंगे, हम हमारे नागरिकों की सुरक्षा पहले हम हमारे नागरिकों की सुरक्षा करना चाहेंगे, लेकिन साथ में दूसरों का भी हमें ध्यान रखना है। इसी भावना से हर राष्ट्र जो वैक्सीन के बारे में रिसर्च कर रहा है, वैक्सीन निकाल रहा है, मैं भी पॉसिबल कि 99% वैक्सीन आ भी चुकी है, कहीं पर लगनी भी शुरू हो चुकी है, तो ये मानकर चलिए कि आप अगर कोई राष्ट्र शेयर नहीं करेगा तो निश्चित है कि हम उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन सभी इसको शेयर कर
जब पाठ्यक्रम की बात आती है कि उन्होंने किस तरह के पाठ्यक्रम पर अपना बल दिया, क्योंकि जब वो शिक्षा को कहते हैं कि स्वतंत्र वातावरण में और बालक की स्वतंत्र, अगर जीवन दर्शन पर वापस ध्यान देते हैं तो वो स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। फिर कहना चाहिए कि प्राकृतिक वातावरण में या प्राकृतिक उसमें उस नियम और स्वतंत्रता, यानी कि मुख्य रूप से कहना चाहिए कि ऐसे नियम जो स्वतंत्रता के किसी भी बालक की स्वतंत्रता का दमन ना करते हो, इस तरह से स्वतंत्रता को उपयोग करते हुए बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो निश्चित है कि इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जीवन दर्शन के आधार पर जो उन्होंने पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया, उसमें उन्होंने कुछ बातों पर विशेष बल दिया कि वो कौन कौन सी बातें पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उन्होंने किन किन बातों पर, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्धारण करने के मूल आधार क्या थे, तो हम आधार इनको कह सकते हैं। तो पहला चीज था क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधानता पर उन्होंने बल दिया कि पाठ्यक्रम जो है वो क्रिया प्रधान होना चाहिए, अर्थात कि क्रिया के समस्त कार्य करने के समस्त अवसर या समस्त संभावनाएं बालक को उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि करके जितना बालक सीखता है उतना सुनकर नहीं सीख पाता है। जब स्वयं करने का अवसर मिलता है तो बहुत सारे अनुभव उसे प्राप्त होते हैं जो कि उसे स्थायी ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। फिर इसके बाद में है व्यापक पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में व्यापकता होनी चाहिए जिससे कि जीवन के सभी पक्षों का आसानी से विकास हो सके। फिर है इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, भाषा, संस्कृति को भी संरक्षण। अब उसके बाद आएगा प्रकृति, प्रकृति को महत्व, फिर आया ललित कलाओं को महत्व, ललित कलाओं को महत्व, फिर बाद में खेल और अभिनय, खेल व अभिनय। मतलब कि इन चीजों को आधार बनाकर ही उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है, जिसको कि हम कल वापस अच्छे से और समझेंगे। आज एक सिर्फ इंफॉर्मेटिव है कि पाठ्यक्रम को जो क्या जो इम्पैक्ट है उनमें क्या क्या आधार उन्होंने मूल रूप से लिए थे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले हम एक प्रश्न देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के कौन से उद्देश्य निर्धारित किए, बताएं, समझाइए। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के कौन से उद्देश्य बताए हैं, समझाइए, यानी कि उद्देश्यों के बारे में जो आज हमने पढ़ा है उसे स्पष्ट करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से निकलते हैं तो ध्यान रखें, 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, उन पर मास्क लगा कर रखें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें